नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने डीएलएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 का विज्ञान के प्रथम चैप्टर का न्यूमेरिकल, जो आप लोगों से वादा किया था, न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। और आप लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिए। पहले हम बताएंगे इसके बारे में कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना चाहिए, आप लोगों को पकड़ कैसे बनाई जाती है। तो धीरे धीरे करके बेसिक से और छोटे क्वेश्चन से शुरू करके बड़े क्वेश्चन तक आप लोगों को इस पार्ट में और इसके अगले पार्ट में, 2 पार्ट में आप लोगों को न्यूमेरिकल पूरा समाप्त कर देंगे। हर एक फार्मूले पर कम से कम 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर बताए जाएंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम जो है आप लोग पढ़े हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है किस पर होता है? समतल दर्पण पर होता है। समतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है? जो एक तरफ अपारदर्शी यानी कि पॉलिश करके अपारदर्शी बनाया जाता है या बना दिया जाता है। तो उस पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल, छोटे छोटे 1 नंबर 2 नंबर में जो आते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए कि अगर कोई समतल दर्पण है तो कैसे क्वेश्चन उस पर बनते हैं। ये देखिए, समतल दर्पण हो गया जिसके एक तरफ क्या कर दिया गया? कलई कर दिया गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये कलई किस चीज़ का मतलब पॉलिश किस चीज़ का किया जाता है। तो बहुत से पार्ट में आप लोगों को मैंने बताया है कि ये जो है किसका होता है? चांदी का होता है। चांदी यानी सिल्वर, Ag या पारा Hg या तारपीन के तेल का तेल। इन चीजों का जो है कलई किया गया रहता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है विज्ञान में ही, हाई स्कूल में, कि चांदी का सिंबल लिखिए या पारे का सिंबल लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो पॉलिश किया जाता है ये किस चीज़ का रहता है? चांदी का रहता है या पारे का रहता है या तारपीन का तेल का रहता है। और लेड ऑक्साइड का क्या किया रहता है? कलर जो चढ़ाया गया रहता है वो लेड ऑक्साइड होता है। लेड ऑक्साइड इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन इस पर भी बन जाते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन बनते हैं, कोई एक मिरर है, इतना बड़ा मिरर है, मान लीजिए कुछ भी इसकी लंबाई रही होगी। अगर किसी वस्तु को इसके सामने रखा जाए, या कोई आदमी खड़ा हो, अपना अगर पूरा शरीर देखना चाहता है, तो मान लीजिए कि वस्तु की लंबाई कितनी है? 1 मीटर की है, या 3 मीटर से शुरू करते हैं। 3 मीटर की कोई वस्तु रखी गई है। 3 मीटर की कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। तो उस वस्तु को पूरी की पूरी देखने के लिए हमें कितने दर्पण की आवश्यकता होगी? यानी कि 3 मीटर की वस्तु को समतल दर्पण के द्वारा पूर्णतया देखने के लिए ये क्वेश्चन है, देखने के लिए कितना दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम कितनी रखी जानी चाहिए? न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि 3 मीटर की वस्तु है, समतल दर्पण के द्वारा पूर्णतया देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है दर्पण से संबंधित, तो आप लोग जो है
तुरंत ये करिएगा कि जितनी बड़ी वस्तु होगी, जितनी भी जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका कम से कम आधा, न्यूनतम आधा, यानी कि दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की ऊंचाई बटे 2। दर्पण की ऊंचाई फार्मूला है, समझ लीजिए, दर्पण की ऊंचाई या लंबाई जो भी कहो, ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, वस्तु की लंबाई बटे 2। वस्तु की लंबाई बटे 2। न्यूनतम मतलब दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम इतनी होनी चाहिए। इसमें सवाल में दिया गया है 3 मीटर, तो 3 मीटर करेंगे 3 बटे 2, 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 दशमलव, यहाँ 1 बचा, 0 उतारेंगे तो 5 हो जाएगा। यही जो है 1.5 मीटर, कम से कम 1.5 मीटर ऊंचाई का समतल दर्पण होगा, तभी वस्तु पूरी तरह से दिखाई पड़ेगी। इसी प्रकार से अब सवाल में केवल डिजिट बदल बदल करके आप लोगों से पूछेंगे। इस प्रकार का सवाल ऐसे ही होगा, यानी कि दर्पण की ऊंचाई कम से कम न्यूनतम कितनी होनी चाहिए कि वस्तु की जितनी लंबाई हो, जितनी लंबाई वस्तु रखी गई हो सामने, उसका आधा कम से कम दर्पण की ऊंचाई होगी, तभी पूरा जो है वह वस्तु हमें दिखाई पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर यही देखिए 3 मीटर था तो 1.5 मीटर आ गया, यही मान लीजिए 13 मीटर कर दिया जाता, या 13 हो, या जो है 12 मीटर का कोई चीज़ कर दिया जाता, 12 मीटर। ऐसे सीधा देंगे नहीं, देंगे तो वो जो है दशमलव में ही लगा करके पूछेंगे, जिससे आपको भाग देना आता है दशमलव का कि नहीं, ये भी अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका 12 मीटर लंबा वस्तु है, ये वस्तु की लंबाई हो गई, और बटे 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 छक्कम 12, 6 मीटर। कम से कम दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 12 मीटर की वस्तु को देखने के लिए, 6 मीटर ऊंचा जो है दर्पण न्यूनतम होना ही चाहिए। अधिकतम कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर 6 मीटर का दर्पण होगा तभी 12 मीटर की वस्तु पूरी तरह दिखाई पड़ेगी। और भी क्वेश्चन देखते हैं इस पर कैसे होगा। मान लीजिए दे दिए 17 मीटर की कोई वस्तु देखना है, 17 मीटर की कोई वस्तु देखना है। 17 मीटर की वस्तु समतल दर्पण के द्वारा पूर्णतया देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, तुरंत जो है बस वस्तु की लंबाई, वही जो वस्तु है तो वस्तु की लंबाई कर लीजिए 17 और बटे 2, तो 2 अठे 16, 2 अठे 16, 117.5 यानी कि 8.5 मीटर लंबा जो है दर्पण आपको कम से कम रखना पड़ेगा, तभी वस्तु पूरी तरह से दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से हमें आशा है कि आप लोग जो है इस सवाल को पूर्णतया समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे दूसरे टाइप के सवाल में कि इसके द्वारा, दर्पण के द्वारा और कौन से सवाल बनते हैं। तो अगर इसको चाहे तो ऐसे क्वेश्चन को लिख लीजिए जिससे आप लोगों को आसानी रहे। तो आगे दूसरे टाइप के, सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं कि और कैसे क्वेश्चन इस पर कैसे बनते हैं। तो क्या होगा, जैसे दे दिया गया कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं तब समझाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दर्पण के सामने कुछ स्पीड से चलेगा, अगर ऐसे चल रहा है तो उसकी कुछ न कुछ तो चाल होगी, यानी कि स्पीड होगी, वेग होगा उसका। तो अगर कोई बस व्यक्ति जो है दर्पण के सामने, कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ दर्पण के सामने जितने वेग से चलता है तो प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, जो प्रतिबिंब चलती हुई दिखाई पड़ेगी उसकी चाल कितनी होगी, तो जस्ट डबल होता है। वस्तु को देखने के लिए दर्पण को आधा होना चाहिए, अगर चाल पूछा जाए तो उसी चाल का दूना होता है, जितने स्पीड से यानी कि वेग से या चाल से इधर की तरफ जाया जाएगा दर्पण की तरफ, प्रतिबिंब जो है चूंकि इधर से कोई चीज़ जा रहा है, मान लीजिए 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, कितने 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये यहाँ जो इमेज बनेगी वो भी आपको दिखाई पड़ेगी कि 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये आ रही है।
उतने तो दिखाई पड़ेगी। तो 3 और 3 मिलकर के क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा और 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी चाल क्या हो जाएगी, चाल या वेग ही, स्पीड या वेलोसिटी। तो कोई वस्तु अगर 3 मीटर की स्पीड से दर्पण की तरफ जा रही है या कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज अगर दर्पण के सामने जितने स्पीड से जाएगी तो उसका क्या कर दीजिए आप लोग, डायरेक्ट जस्ट डबल कर दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से जो है अगर 3 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से कोई वस्तु दर्पण की तरफ जा रही है या कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड जो है, प्रतिबिंब की स्पीड कितनी दिखाई पड़ेगी, 6 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दिखाई पड़ेगी आती हुई। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन जो है सेकंड टाइप का बनता है। और अब अगला टाइप देखिए कि तीसरा टाइप का क्वेश्चन इस पर दर्पण पर कैसे बनता है, दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित तीसरा टाइप का क्वेश्चन। जैसे ये दर्पण हम ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, इस पर कोई किरण, इसको एक तरफ से क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। और इस पर कोई किरण आ रही है। अब ये इधर तो जा नहीं पाएगी, ये सीधे रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाएगी। यही तो हुआ, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण, आपतित किरण। इसके बीच में क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल। ये इसे अभिलंब भी कहा जाता है, अंग्रेजी में तो, हिंदी में क्या कहा जाएगा, अभिलंब कहा जाएगा, अभिलंब। इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाएगा। इसे इंसिडेंस रेज, इसे रिफ्लेक्टिव रेज। तो इस प्रकार से जो है ये आई होता है, ये कोण क्या होता है, आई आपतन कोण कहा जाता है, और ये कोण आर परावर्तन कोण कहा जाता है। ये कोण कौन सा हो गया, आपतन कोण, और ये आर जो है परावर्तन कोण होता है। अब इस पर क्वेश्चन बनता है कि ये आपतित किरण, क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि आपतित किरण और अविलंब के बीच समतल दर्पण पर कोई किरण जा रही है, यदि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री यानी कि 30 अंश के कोण पर कोई वस्तु आपतित की जा रही है, या मतलब कोई किरण गिराई जा रही है, किस पर, समतल दर्पण पर गिराई जा रही है, तो परावर्तित होने के बाद यानी परावर्तन कोण का मान कितना होगा। यदि किसी समतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन लिख देते हैं, यदि समतल दर्पण पर कोई आपतित किरण, यानी कोई किरण डाली जाए, आपतित किरण जो होगी, तो आपतित नहीं लिखेंगे, हम लिख करके दिखा दे रहे हैं। यदि समतल दर्पण पर कोई आपतित किरण पड़ती है जो या जिसके द्वारा आपतन कोण 35 डिग्री बनता है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण का
मान होगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पर मिल जाता आप लोगों को, यदि किसी समतल दर्पण पर कोई आपतित किरण पड़ती है जिसके द्वारा आपतन कोण 35 डिग्री बनता है, तो परावर्तन कोण 35 डिग्री बनता है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि ये 35 डिग्री पर जा रहा है, ये कितने पर जा रहा है, 35 डिग्री पर जा रहा है, तो आप लोग जो है परावर्तन के नियम में पढ़े होंगे, प्रकाश का जो परावर्तन का नियम पढ़ाया गया है, यानी कि साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है। ये साइन आई का आपतन कोण यही तो है, ये क्या है, आपतन कोण है। और ये जो कोण होता है, ये कौन सा कोण होता है, परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमने क्या बताया है, बताया भी, आप लोग याद भी किए होंगे कि साइन आई, इसे साइन आई कहा जाता है, इसे मतलब इसे आपतन कोण आई कहा जाता है, इसे परावर्तन कोण आर कहा जाता है। साइन आई साइन आर अपवर्तन में होता है, सारी वो गलती हो गई कहने में। तो ये जो है क्या होता है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या किया जाएगा, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। तो अगर ये 35 दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। बस यही इतना आप लोगों को लगाना है कि यदि समतल दर्पण पर कोई आपतित किरण पड़ती है जिसके द्वारा आपतन कोण 35 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो सीधा सीधा हो गया कि अगर ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा। अब इसको क्या करेंगे, बदलेंगे, इसको क्या कर देंगे, 39 डिग्री दे देंगे। डरवाने के लिए ऐसा डाटा देंगे जिसको आप नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो 39 डिग्री दे देंगे, पूछ लेंगे तब क्या होगा, तभी ये 39 हो जाएगा। मतलब कोई भी एंगल चेंज करेंगे तो चेंज करने से जितना वो एंगल चेंज करेंगे, आपतन कोण का मान जितना बदलेगा उतना परावर्तन कोण का भी मान बदलेगा। यानी कि जो डाटा इसमें दिया गया है वही आंसर में भी होगा। इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब अगला टाइप बताते हैं कि कैसे और क्वेश्चन बनेंगे इस पर, समतल दर्पण पर आधारित। तो देखिए क्या होता है, ये विचलन कोण भी होगा। ये जो है, अगर मान लीजिए इमेज करें, हम इमेजिंग करें, कल्पना करें कि ये जो है किरण आगे जा रही है, क्या हो रही है, आगे किरण जा रही है, ऐसे सीधी। तो इस पर पूछेंगे विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछते हैं, विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। विचलन कोण को हमने बताया है कि एंगुलर डेविएशन क्या होता है, डी एम, डेल्टा एम। तो विचलन कोण का अगर मान पूछते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे कि मान लीजिए ये 35 डिग्री ही मान है, 35 डिग्री ही मान है, तो इतना दे देंगे, क्वेश्चन में दे देंगे कि यदि आपतित मतलब आपतन कोण का मान क्या है, समतल दर्पण के सामने किसी किरण, जो कोई किरण डाली जाती है उसका आपतन कोण का मान कहाँ पर होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है उसे क्या कहा जाता है, आपतन। आपतन कोण का मान आप लोगों को 35 डिग्री है दे दिए, यही दे दिए कि 35 डिग्री है। तो पूछ लिए कि विचलन कोण कितना होगा, विचलन कोण यानी कि इसका मान पूछ लेंगे, विचलन कोण कितना होगा। तो विचलन कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, आई प्लस आर प्लस डेल्टा एम बराबर 180। यानी कि आई जो दिए हैं, एक ही चीज से पता लग जाएगा, आई कितना दिए हैं 35, आई कितना दिए हैं 35, ये 35 हो गया, तो आर भी 35 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, ये भी 35 हो गया। और ये डेल्टा एम हमें ज्ञात ही करना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, बराबर 180 लिख लेंगे। आया समझ में। इस प्रकार से ये 35 डिग्री, तो ये भी 35 डिग्री होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ही है कि आई और आर क्या होता है, बराबर होता है, कि ये 35 ये 35,
इसको हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिख दिए 180। तो 35 दुनिया क्या होता है, 35 क्या हो जाएगा 70 हो गया, और प्लस डेल्टा एम बराबर 180 डिग्री या 70 डिग्री। तो डेल्टा एम बराबर यानी कि यही विचलन कोण है, ये क्या है विचलन कोण, विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ये जो है 180 तो हो ही गया बराबर में, और ये देखिए इधर प्लस में है, तो पक्षांतर करने के बाद यानी कि पक्षांतर जब करेंगे बराबर के आगे जाएगी तो क्या होगा 70 माइनस में चला जाएगा, ये आ जाएगा 180 में से 70 जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, यानी कि डेविएशन कितना है 110 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर होता है ये, यहाँ जो बन रहा है यहाँ से लेकर एक सीधी रेखा पर कोण बन रहा है, तो यहाँ 180 पूरा होगा, ये जो है 35 ये कवर हो गया, ये 35 कवर हो गया, तो यही जो है एंगल ऑफ डेविएशन होता है। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये इतना होता है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये थोड़ा हाई लेवल के हैं, ये जो है हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, इंटर में भी पूछा जाता है, और कंपटीशन में तो बहुत पूछा जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाए जाते हैं, और जिसको बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं या ये फार्मूला कहीं किताब में नहीं लिखा गया है, टीचर भी नहीं बताता है जब नहीं लिखा गया है, तो क्या हो जाता है, और इसी पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाई स्कूल में भी, तो क्या हो जाता है जो 2 नंबर का दिया रहता है, अगर जानकारी नहीं रहेगी तो 2 नंबर सीधा आपका छूट जाता है। इस प्रकार से अगर आप लोग लगातार हमारी वीडियो को देखते रहेंगे तो हम गहराई से लेकर के मतलब बेसिक से लेकर के एकदम शुरुआत से लेकर के और थोड़ा हाई लेवल तक आप लोगों को बताएंगे, जिससे आगे की भी कक्षाओं में आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, और प्रतियोगी परीक्षा आप लोग दें तो लगभग आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पता रहे कि ये भी क्वेश्चन ऐसे होता है। इस प्रकार से अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोग जान लिए होंगे। अब यही देखिए, इसी को बदल बदल करके पूछेंगे कि आपतन कोण का मान दे देंगे 40 डिग्री, इसी को क्या कर दिए 40 डिग्री दे दिए, आपतन कोण कितना दे दिए 40 डिग्री दे दिए, या अगर और चालाकी थोड़ा करेंगे तो परावर्तन कोण का मान दे देंगे, इसका मान दे दिए 40 डिग्री, इसका मान यानी कि परावर्तन कोण का मान दे दिए 40 डिग्री। अब पूछ लिए डेविएशन क्या होगा, यानी कि डीएम डेल्टा एम का मान अब क्या होगा विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डेल्टा एम विचलन कोण का मान अब क्या होगा। अब क्या करेंगे वही फार्मूला सेम, आई प्लस आर प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 180। देखिए हाई स्कूल में आप लोग हाई स्कूल के स्तर से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो मुंजबानी सवाल ही लगेगा 40 दुनिया 80, और 80 में से 180 में से 80 घटा देंगे 100 इसका आंसर आएगा। अगर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है 40 ये दिया है तो 40 ये भी हो जाएगा, आई और आर 40 हो जाएगा, तो आगे जाएगा तो 100 हो जाएगा, 80 यानी कि माइनस हो जाएगा, ये 40 हो गया और ये भी 40 हो गया परावर्तन के नियमानुसार, और ये डेल्टा एम हो गया और बराबर 180 डिग्री, और ये जो है डेल्टा एम बराबर 40 और 40 क्या हो गया 80 हो गया, और इधर जाएगा वही 80, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में चूंकि समय कम दिया जाता है तो क्वेश्चन डायरेक्टली हल हो जाए बिना कलम कापी के, केवल दिमाग से, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बहुत ही पूछे जाते हैं। और आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से भी पूछ लिया जाता है, कक्षा 10 में भी 12 में भी पूछ लिया जाता है, और 10 और 12 में कोई अंतर नहीं है। आप लोगों को थोड़ा हाई स्कूल में कम पढ़ना है, बस इंटर में इसी का विस्तार कर दिया गया है, इतना होता है। लेकिन जानकारी तो बेसिक वही होती है जो आप लोगों को बताया जा रहा है, वही इंटर में भी शुरुआत किया जाता है। तो देखिए पहला चैप्टर उसमें भी प्रकाश है और आप लोगों का भी हाई स्कूल में भी प्रकाश ही है। तो आगे कौन सा क्वेश्चन बनता है इस पर, ये देखिए दर्पण है, दर्पण को क्या करते हैं थोड़ा सा, ये एंगल ऑफ डेविएशन यही बता दिए हैं, एंगल ऑफ डेविएशन यही होता है इतना। तो जो भी देंगे, मान लीजिए एक आप क्वेश्चन और बता देते हैं, इसका मान दे दिए 50 डिग्री, कितना दे दिए 50 डिग्री है। पूछ लिए कि परावर्तन कोण का मान 50 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान भी हम जान गए 50 रहा होगा, तब भी ये 50 हुआ, तो 50 50 100
और 180 में से 100 को घटा दीजिए तो डेविएशन कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बड़े आराम से लगा लेंगे। ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, 50 50 मिलकर 100, 180 में से 100 को घटाएंगे, सीधा उसी फार्मूले पर रखकर I प्लस R प्लस डेल्टा M बराबर 180 डिग्री, और तुरंत जो है आगे बढ़ेंगे, ये 50 और तब ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, और ये डेल्टा M डेविएशन, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया, इधर 180 और माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। इसी पर देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी घुमा सकते हैं कि आपको एंगल ऑफ डेविएशन दे दिए, क्या दे दिए, 80 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन दे दिए। आपको क्या दे दिए कि विचलन कोण का मान दे दिए कि किसी दर्पण के सामने अगर कोई प्रकाश पड़ेगा दर्पण पर तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के सीधे चला जाएगा। तो इसका दे दिए कि मतलब डेल्टा M यानी कि विचलन कोण का मान दे दिए कि मान लीजिए 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो आपतन कोण का या परावर्तन आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपतन कोण का मान पूछ लिए कि आपतन कोण का मान बता दीजिए। आप क्या करेंगे, अब तो दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का, अब सोचने पड़ गए होंगे कैसे होगा। कुछ नहीं करना, बस I प्लस R प्लस डेल्टा M बराबर 180, यही फार्मूला। डेल्टा M का मान हमें दिए, I प्लस R का, I का मान पूछ रहे हैं, R का भी जो है हम पता लगा लेंगे। देखिए इसका मान दिए हैं I प्लस R, और इसका प्लस, इसका मान कितना दिए हैं, 100 दिए हैं, 100 दिए हैं तो 180 हो गया, 100 डिग्री 180 डिग्री। I प्लस R बराबर 180 माइनस 100 हो गया, ये हो गया 80 डिग्री आ गया। I प्लस R का मान क्या आ गया, 80 डिग्री, यानी कि I और प्लस R बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। औसत आप लोग जानते हैं कि औसत निकालना है तो I प्लस R बाई 2 कर दिया जाएगा। अगर 2 का औसत निकालना किसी चीज़ का तो क्या किया जाता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या यानी कि टोटल नंबर, ये बटे 2 कर दिया जाएगा। क्योंकि एक का ही पूछा है तो दोनों का बराबर होता तो बटे 2 कर दिया गया, इधर मतलब डायरेक्टली बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से चूंकि I का मान ही पूछ रहे हैं तो हम एक ही का मान देंगे, इसी का आधा कर देंगे, चूंकि दोनों मिलकर के 80 होता है तो दोनों मिलकर के 80 है तो आधा कितना होगा, उसका आधा 40 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है उसको बता देते हैं, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अगर इसी को कहा जाए कि अगर इसी दर्पण को ही थोड़ा सा 5 डिग्री फोल्ड कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, दर्पण अगर 5 डिग्री मुड़ जाए, कितना, जो मेन दर्पण था उसको क्या किया जाए, 5 डिग्री ऊपर उठा दिया जाए, कितना, 5 डिग्री ऊपर उठा दिया जाए, ये बड़ा लिख देते हैं बाहर, 5 डिग्री यानी कि 5 डिग्री मोड़ दिया जाए, ऊपर की तरफ उठा दिया जाए, तो पूछेंगे कि मतलब एंगल में, कोण में कितने का डिफरेंस होगा। तो सीधा सीधा जितना मोड़े रहेंगे उसी का गुणे 2 कर देंगे, गुणे 2 कर देंगे, यानी कि परिवर्तन एंगल में, कोण में परिवर्तन कितना होगा, 10 डिग्री का होगा। बस यही इतना आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब ये 7.5 डिग्री अगर मोड़ेंगे तो दुना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9 डिग्री मोड़ेंगे, थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो 18 हो जाएगा। 5 डिग्री तो है तो हो ही गया। 8 डिग्री कहेंगे 16 हो जाएगा। चाहे जितना कहेंगे उसी का दुगना कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इस पर इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को या हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे इस लॉकडाउन में उनका भी फ़ायदा हो, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहा है। तो एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले टीचर जो होते हैं
यूट्यूब पर भी वो जो है वो ऊपर ऊपर पढ़ाते चले जाते हैं, एकदम गहराई से नहीं बताते हैं बेटा। तो अगर आपको लगे कि हम थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और ख़ुद भी पूरी की पूरी वीडियो देखिए, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। तो थैंक यू, नमस्कार, अब मिलेंगे अगले वीडियो।